हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फायर एंड फ्यूरी। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप हैव ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू एशिया। कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एशिया के लिए मृत्यु और तबाही लेके आए हैं। एंड इकोनॉमिक हैवॉक ऑन द होल वर्ल्ड, और आर्थिक संकट, आर्थिक तबाही लेके आए हैं पूरी दुनिया के लिए बाय लॉन्चिंग एन इल कंसीव्ड मतलब जो चीज बिना प्लान के की जाए, इलीगल वॉर ऑन ईरान ऑन 28 फरवरी 28 फरवरी को जो इन्होंने जो बिना प्लान के साथ इलीगल वॉर जो ईरान के ऊपर लॉन्च किया है, उससे ये सब समस्याएं वो लेकर आए हैं। 20 डेज ऑन, कह रहा है कि 20 दिन हो चुके हैं। ईरान continues to fire missiles and drones at Israel and neighboring Persian Gulf countries hosting US bases। कि ईरान लगातार जो मिसाइल्स हैं वो फायर कर रहा है, ड्रोन्स छोड़ रहा है इजराइल की तरफ और अपने जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्री के नेबर हैं उनकी तरफ, जहां जहां यूएस के बेसेस हैं, यूएस के एयर बेसेस हैं, वहां वहां ईरान जो है वो मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। Iran's closure of the Strait of Hormuz, along with retaliatory strikes on oil and gas facilities in the Gulf countries, कह रहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, साथ ही साथ उसने रिटेलिएटरी स्ट्राइक करी है, मतलब बदले की भावना से जो स्ट्राइक करी है ऑयल और गैस फैसिलिटीज में, कहां पे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें हैव ड्रिवन अप एनर्जी प्राइजेस। ड्रिवन अप का मतलब होता है इंक्रीज होना। इसकी वजह से जो एनर्जी प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं। थ्रेटनिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को खतरा है। द आयरनी इज स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। तो कह रहा है कि जो विडंबना है वो एकदम साफ है। वो क्या विडंबना है? मिस्टर ट्रंप हु वन द प्रेसिडेंसी ट्वाइस, जो कि 2 बार प्रेसिडेंसी का इलेक्शन जीत चुके हैं, कैंपेनिंग ऑन अपोजिंग अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स। इन्होंने जो इस बार जब इलेक्शन जीता था तो एक कैंपेन किया था कि जो फॉरएवर वॉर मतलब अमेरिका जो लगातार वॉर लड़ता रहता है उसके खिलाफ कैंपेनिंग करी थी कि अब हम अमेरिका को लड़ने नहीं देंगे। हैज नाउ लेट द यूएस एट इजराइल बिहेस्ट इनटू अनदर डिजास्ट्रस कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है कि वही ट्रंप अब यूएस को एक और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट, एक खतरनाक लड़ाई की तरफ ले गए हैं, और वो भी इजराइल की रिक्वेस्ट में। बिहेस्ट मतलब रिक्वेस्ट या फिर इजराइल के आदेश पर। आफ्टर द इनिशियल विंडो फॉर रिजीम चेंज क्लोज्ड, कह रहा है कि ये जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मौका था रिजीम चेंज करने का ईरान में, अब वो बंद हो गया है। मिस्टर ट्रम्प सेंड मिक्स्ड सिग्नल। अब मिस्टर ट्रम्प ने एक उलझे हुए सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। ही सेड मतलब ट्रम्प ने कहा, ही हैड अथॉराइज्ड टॉक्स, कि उन्होंने बातचीत के लिए अप्रूवल दे दी थी। अथराइज मतलब अनुमति देना। व्हेन ईरान रिफ्यूज, मगर जब ईरान ने मना कर दिया था। ही ऑर्डर्ड अ स्ट्राइक ऑन खर्ग लैंड, तब उन्होंने खर्ग लैंड में स्ट्राइक करने का ऑर्डर दिया था, मतलब खर्ग लैंड में बम बरसाने का ऑर्डर दिया था। द कंट्रीज मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल, वो ईरान की मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल था जिसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक करी। मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल का मतलब क्या है कि ईरान जो है अपनी एनर्जी को वहीं से दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। इजराइल देन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद इजराइल ने क्या किया कि इस लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया, एस्केलेट कर दिया। फर्दर बाय असैसिनेटिंग अली लरजानी, अली लरजानी को मारकर। ईरान सिक्योरिटीज काउंसिल सेक्रेटरी एंड अ की लिंक बिटवीन द रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हु आर लीडिंग द वॉर एफर्ट एंड द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब बता रहे हैं कि ये अली लरजानी था कौन? एक तो ये ईरान सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी था, और साथ ही साथ एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन था किसके बीच में? एक वहां पे जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं जो कि ईरान की तरफ से वॉर लड़ रहे हैं, और दूसरी बात है जो ईरान का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था उनके बीच, एज वेल एज ईरान इंटेलिजेंस मिनिस्टर एंड द कमांडर ऑफ द बासिज पैरामिलिट्री फोर्स। और साथ ही साथ ईरान की जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे और जो कमांडर ऑफ द बासिज पैलेट्री फोर्स थे, उनके बीच भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक था जिसको इजराइल ने मार दिया। ऑन वेंसडे, कह रहा है कि वेंसडे
Israel crossed another red line by attacking Iran's South Pars gas field. ईरान ने फिर से एक रेड लाइन क्रॉस कर दी जब उन्होंने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड में हमला कर दिया, ट्रिगरिंग इरानियन स्ट्राइक्स ऑन एनर्जी साइट्स इन कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। और इस स्ट्राइक के बाद क्या हुआ कि ईरान ने भी फिर बहुत तेजी से स्ट्राइक करी, मिसाइलें छोड़ी कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर और सऊदी अरेबिया की एनर्जी फील्ड्स के ऊपर। मतलब इजराइल ने पहले ईरान के साउथ पार्स के ऊपर हमला किया, उनकी जो एनर्जी साइट थी उसको काफी भयंकर नुकसान पहुंचाया। तो उसके जवाब में ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया की एनर्जी साइट्स थी उस पर हमला कर दिया था। Many had warned even before the war began that an all-out attack on Iran could trigger a regional crisis। कह रहा है कि बहुत से लोगों ने वार्निंग दी थी वॉर स्टार्ट होने से पहले कि अगर ईरान के ऊपर पूरी तरीके से ऑल आउट अटैक किया जाएगा, पूरी तरीके से अटैक किया जाएगा, तो उससे क्षेत्रीय समस्या खड़ी हो सकती है, क्षेत्रीय क्राइसिस खड़ी हो सकती है। मिस्टर ट्रम्प हु अंटिल रिसेंटली सॉट द नोबेल पीस प्राइज, कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो कि अभी जल्दी में ही नोबेल पीस प्राइज चाहते थे, वेंट अहेड रिगार्डलेस। इन वार्निंग के बावजूद भी इन्होंने आगे चलकर कदम उठाया और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। विद ओवर अ डजन अमेरिकन सोल्जर्स किल, कह रहा है कि एक डजन के ऊपर से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं, अमेरिकन सोल्जर्स हैं, वो मारे जा चुके हैं। मोर देन 100 वुंडेड, और 100 से ज्यादा घायल हैं। यूएस बेसेस अंडर अटैक, यूएस के जितने भी बेस हैं वो अंडर अटैक हैं। एंड राइजिंग ऑयल, गैस एंड फर्टिलाइजर प्राइजेस, और लगातार ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और जो फर्टिलाइजर हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। ही नाउ फेसेस ग्रोइंग पॉलिटिकल बैकलैश एट होम। अब वो अपने ही घर में, मतलब अमेरिका में, अपनी जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसी के पॉलिटिकल दबाव से झेल रहे हैं, एक तरीके से क्रिटिसिज्म, एक तरीके से आलोचना को वो झेल रहे हैं अपने घर में ही। ऑन मार्च 17, कह रहा है कि 17 मार्च को जॉय केंट रिजाइन एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, कि जो जॉय केंट थे यूएस के, जो कि डायरेक्टर थे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, मतलब उन्होंने पद छोड़ दिया है। क्लेमिंग, और उनका ये मानना है दैट द यूएस एंडर्ड द वॉर, कि यूएस जो इस वॉर में घुसा है ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल, वो इजराइल के प्रेशर की वजह से घुसा है, एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, और जो इजराइल की अमेरिकन लॉबी है, मतलब जो अमेरिका पर पकड़ है इजराइल के लोगों की, उसकी वजह से जो यूएस है वो इस वॉर में घुसा है। It is now clear that Mr. Trump didn't anticipate such a prolonged conflict। कह रहा है कि अब ये साफ दिखता है कि मिस्टर ट्रंप ने इतना लंबा वॉर जो है वो एंटिसिपेट नहीं किया था, उनको नहीं लग रहा था कि इतना लंबा वॉर खिंच जाएगा। इवन इफ मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू डिक्लेयर विक्ट्री एंड एंड द बॉम्बिंग, अगर इस समय मिस्टर ट्रम्प चाहें कि वो विक्ट्री को डिक्लेयर कर दें और ये जो बॉम्बिंग है उसको बंद कर दें, ही फेसेस 2 हर्डल, तो उनको 2 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हर्डल्स मतलब बाधाएं। ईरान कैन कंटिन्यू अटैकिंग टारगेट्स इन द गल्फ एंड इजराइल, ईरान जो है हो सकता है कि अगर ट्रम्प ये कह दें कि भाई हम बॉम्बिंग बंद कर रहे हैं, हमारी जीत हो गई है, उसके बावजूद भी ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, या फिर इजराइल के ऊपर हमला अभी भी जारी कर सकता है। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन शट, और जो ईरान के बगल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पे दुनिया का 20% जो ऑयल है वहां से आता है, वो भी बंद कर सकता है। इफ मिस्टर, ये जो 20% मैंने बोला है ना, इस पैसेज में नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ एक डेटा है जो मुंह से निकल गया, क्योंकि पढ़ते रहते हैं ना, अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो इसको वहां पे सोचना मत 20%, क्योंकि जितना पैसेज में दिया है वही क्वेश्चन के लिए सही होगा। इफ मिस्टर ट्रम्प प्रेफर्स फर्दर एस्केलेशन, अगर जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो और ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, एस्केलेशन मतलब बढ़ाना चाहते हैं, उसको और ज्यादा तीव्र बनाना चाहते हैं, he could end up sending ground troops to ईरान, तो वो ईरान में अपने जो ट्रूप्स हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं, उनको भेजेंगे। एन एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल, और ये एक बहुत ही बड़ा खतरनाक गैम्बल होगा। गैम्बल मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। और एक्सपेंडिंग द वॉर टू द रीजन्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जो ट्रम्प हैं उन्होंने जो क्षेत्रीय एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, अगर वो वॉर उन इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैलता है, अ मूव दैट कुड क्रिपल द ग्लोबल इकोनॉमी, तो
इस चाल से क्या होगा कि दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से वीक हो जाएगी, टूट जाएगी। क्रिपल मतलब वीक हो जाना, टूट जाना। द ओनली वाइबल ऑप्शन इज डिप्लोमेसी। कह रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिकल या कोई वर्केबल कोई ऑप्शन है तो वो डिप्लोमेसी है। वाइबल का मतलब जो चीज संभव हो, जो चीज व्यवहारिक हो। मिस्टर ट्रम्प शुड इंगेज ईरान थ्रू अ मीडिएटर विद एक्सेस टू ऑल साइड। कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प को ईरान के साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए, एक तरीके से बातचीत बढ़ानी चाहिए, एक मीडिएटर का यूज करके जो कि दोनों ही साइड तक पहुंच रखता है। एक्सेस टू ऑल साइड मतलब वो इजराइल और अमेरिका से भी अच्छा रिलेशन रखता हो और ईरान से भी अच्छे रिलेशन रखता हो। एंड परस्यू अ म्यूचुअली वर्केबल डील, और एक ऐसी डील को फॉलो करना चाहिए जो दोनों ही लोग उसमें सहमत हो। तेहरान शुड स्टॉप होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज। कह रहा है कि तेहरान को ये जो उन्होंने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बंधक बना के रखा हुआ है, हॉस्टेज की तरह रखा हुआ है, उसको छोड़ना चाहिए। एंड री ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट एज अ पार्ट ऑफ अ सीज फायर, और सीज फायर के चलते उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर देना चाहिए दुनिया के लिए। A deal could still be possible if the US offers credible guarantees against future American और Israeli aggression। कह रहा है कि डील अभी भी संभव है अगर यूएस जो है वो ईरान को एक गारंटी स्कीम दे कि फ्यूचर में अमेरिका और इजराइल अब उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन 1 है, इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है ये बताना है। डोनाल्ड ट्रम्प लॉन्च द वॉर ऑन ईरान ऑन 28 फरवरी, ठीक है, डिस्पाइट प्रीवियसली कैंपेनिंग अगेंस्ट फॉर एवर वॉर्स। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी, जबकि उन्होंने अपने इलेक्शन में ये कैंपेन किया था कि अब वो हमेशा वॉर के खिलाफ रहेंगे। तो पहला तो सही है एकदम। द assassination of Ali Larjani was a key escalation that targeted a link between the रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। हाँ, जो अली खरजानी की स्ट्राइक से इसराइल ने उसको मार दिया था, जो कि एक की लिंक था रिवोल्यूशनरी गार्ड और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, उससे क्या हुआ कि जो युद्ध था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो सेकंड भी सही है। जो कैंट रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन बिकॉज ही बिलीव द यूएस एंटर्ड द वॉर टू सिक्योर द साउथ पार्स गैस फील्ड फॉर अमेरिकन कंपनीज। कहने की जो क्वेंट थे, इन्होंने रिजिग्नेशन इसलिए दिया था क्योंकि ये मानते थे कि यूएस इस वॉर में इसलिए आया है ताकि वो ईरान की जो साउथ पार गैस फील्ड है उसको कब्जा कर सके अमेरिकन कंपनीज के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 and 2 ओनली करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार व्हाट वाज द इमीडिएट ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईरान क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कह रहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था उसके तुरंत आर्थिक परिणाम क्या रहे पूरी दुनिया के लिए। अ सडन डिक्रीज इन द डिमांड फॉर फर्टिलाइजर, नहीं, कह रहा है कि फर्टिलाइजर की डिमांड तुरंत गिर गई, ऐसा थोड़ा है। अ शार्प राइज इन एनर्जी प्राइसेस दैट पोज्ड अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ग्लोबल इकोनॉमी। कह रहा है कि बहुत तेजी से एनर्जी के प्राइसेस जो है बढ़ गए, जो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। हाँ, तो ये एकदम सही है। The immediate awarding of the Nobel Peace Prize to mediators, ये कहीं बात नहीं हुई है। The total relocation of all US military bases from Israel to South Pars gas field, कोई मतलब नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What does the author identify as a major hurdle for Donald Trump if he wishes to end the current bombing? कह रहा है कि ऑथर ने किस चीज को मेजर बाधाएं बताई हैं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अगर वो इस समय बॉम्बिंग बंद करते हैं तो भी। एक तो ये है कि जो ईरान है वो कंटिन्यू रख सकता है बॉम्बिंग करना, है ना, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, और दूसरी चीज है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद रख सकता है। तो ये आंसर होना चाहिए द रिफ्यूजल ऑफ द रिवोल्यूशनरी गार्ड टू एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ अमेरिकन और इजरायली डिप्लोमेसी, नहीं। The fact that Iran can continue attacking targets while the Strait of Hormuz stays shut, हाँ, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following best describe the extremely risky gamble mentioned in the final part of the passage? कह रहा है कि पैसेज की जो फाइनल पार्ट में एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल की बात की गई है, तो ऑथर ने इससे क्या दर्शाने की कोशिश करी है, क्या बताने की कोशिश करी है। ये एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल की बात तब हुई थी जब ये था कि ट्रम्प अगर चाहें
तो अगर वो अपने यहाँ सोल्जर्स को भेजते हैं ईरान में पूरी तरीके से विक्ट्री पाने के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। ये बात हुई थी। अटेम्प्टिंग टू असैसिनेट द कमांडर ऑफ द बैसिज पार्लियामेंट्री फोर्स इन तेहरान, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी कि बैसिज के पार्लियामेंट्री फोर्स के कमांडर को मारने के लिए अटेम्प्ट करना, ऐसा कहीं भी बात नहीं हुई थी। सेंडिंग अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स इनटू ईरान टू अचीव अ मोर डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री, हाँ, जो अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान भेजना ताकि पूरी तरीके से मिलिट्री विक्ट्री हो सके, तो इसके लिए ही एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल बोला गया था कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है पैसेज के अनुसार। इजराइल्स अटैक ऑन द साउथ पार्स गैस फील्ड ट्रिगर्ड रिटेलिएटरी इरानियन स्ट्राइक्स ऑन एनर्जी साइट्स इन कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। क्या इजराइल ने जो साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया था ईरान की, उससे ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया की एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया था, रिटेलिएटरी एक्शन लिया था बदले की भावना से? हाँ, ये एकदम सही है, ट्रू है ये। द ऑथर सजेस्ट दैट द ओनली वाइबल ऑप्शन रिमेनिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इज फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन। कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि अब एक ही व्यवहारिक ऑप्शन वो बचा है इस लड़ाई को खत्म करने का कि और ज्यादा मिलिट्री एस्केलेशन कर दिया जाए, और ज्यादा लड़ाई को बढ़ा दिया जाए। नहीं, डिप्लोमेसी की बात की गई थी ना। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो। अच्छा, काफ़ी छोटा ही है, डायरेक्टली करते हैं फिर। इन 1805 अ लिटिल नोन इंग्लिश आर्टिस्ट एंड डैश पेंटिंग इंस्ट्रक्टर डिड वॉट नो वुमेन बिफोर हर एवर हैड। कह रहा है कि 1805 में जो एक बहुत ही कम प्रसिद्ध इंग्लिश आर्टिस्ट थी और एक पेंटिंग इंस्ट्रक्टर थी, उसने वो कर दिखाया था जो किसी भी वुमन ने पहले नहीं किया था। पब्लिश अ बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कलर थ्योरी, उन्होंने एक बुक को प्रकाशित किया था जो कि कलर थ्योरी के ऊपर थी। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इंग्लिश आर्टिस्ट एंड डैश लेमैन, अप्रेंटिस, पेडेस्ट्रियन, एमेच्योर। लेमैन का मतलब होता है एक आम आदमी जिससे बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो। तो क्या एक ऐसा व्यक्ति पेंटिंग इंस्ट्रक्टर हो सकता है जो कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो? नहीं। अप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाला, तो ये इंस्ट्रक्टर कैसे हो सकता है? जो सीखने वाला है वो खुद में ही सीख रहा है अभी, तो ये भी नहीं होगा। पेडेस्ट्रियन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पेडेस्ट्रियन मतलब जो लोग पैदल चलते हैं उनको बोला जाता है। इमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, जिसको बहुत ज्यादा शौक हो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ना हो। बहुत लोग होते हैं ना शौक में गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, वो प्रोफेशनल गाना नहीं गाते हैं मगर अच्छा गाते हैं, मगर शौक में गाते हैं। तो यहाँ पे ये चल सकता है। एंड एमेच्योर पेंटिंग इंस्ट्रक्टर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। दो डैश फ्यू डिटेल्स ऑफ द लाइफ एंड कैरियर ऑफ मैरी गार्डसाइड हैव सर्वाइव्ड। कह रहा है कि हालांकि उनके लाइफ से जुड़ी और उनके कैरियर से जुड़ी बहुत ही कम ही चीजें हमारे पास आज के समय में अवेलेबल हैं। हर अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम एंड ऐसे ऑन एंड शेड ऑन कलर्स एंड कंपोजिशन। कह रहा है कि उन्होंने एक ऐसी वॉल्यूम लिखी थी जो कि पहले कभी नहीं लिखी गई थी। अनप्रेसिडेंट मतलब जो चीज पहले हुई हो पहले कभी ना हुई हो। तो उनका नाम था एन ऐसे ऑन लाइट एंड शेड ऑन कलर्स एंड कंपोजिशन इन जनरल डैश एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव जीनियस। तो कह रहा है कि वो जो वॉल्यूम था वो एक तरीके का एविडेंस था कि वो कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस थी, क्रिएटिविटी, इनके अंदर क्रिएटिविटी थी। दो क्या होगा? फ्यू डिटेल्स ऑफ द लाइफ, मार्जिनली, फ्यू डिटेल्स भी है, मार्जिनली मतलब बहुत थोड़ा सा, कोई मतलब निकल नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। तो मार्जिनली फ्यू का कोई मतलब नहीं होता। फ्रस्ट्रेटिंगली, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक, बहुत कम लाइफ में उनकी डिटेल्स है, उनकी कैरियर की डिटेल्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा निराशा की बात है, हो सकता है। अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा, तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बैठ रहा है। और स्कार्सली, स्कार्सली भी निगेटिव है, फ्यू भी निगेटिव है, दो निगेटिव का क्या करना है हमको, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है, फ्रस्ट्रेटिंगली। यहां क्या होना चाहिए? रिवील्स, रिवील्ड, कंसिस्ट, पोर्ट्रे। भाई पोर्ट्रे का तो मतलब है पता ही होगा, चित्र से। तो यहां कोई पोर्ट्रे एविडेंस, कंसिस्ट किसी चीज से बना होना, रिवील्ड आएगा कि रिवील्स आएगा? वैसे यहां पे देखा जाए तो हैव सर्वाइव्ड है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो बेस्ट तो रिवील्स होगा। दूसरी चीज, एक चीज और ये यहां पर बात है कि जो वॉल्यूम है ये एक फैक्ट बता रहा है
कि वो बहुत ज़्यादा जीनियस थी जो उन्होंने लिखी है और वो फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। तो रिवील्स एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव जीनियस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। Modestly introduced by its dash author as little more than a guidebook to the ladies I have been। कह रहा है कि उन्होंने ये किताब बहुत ही विनम्रता के साथ इंट्रोड्यूस करी थी और वो ऑथर कैसी थी उनका एग्जेक्टिव आना चाहिए यहाँ पर। और उन्होंने ये किताब एज अ गाइड बुक की तरीके से इसको रिलीज की थी। मतलब किताब बहुत अच्छी थी मगर उनको पता ही नहीं था कि वो कितनी बढ़िया किताब है वो, तो उन्होंने गाइड बुक की तरह इसको रिलीज किया था। बाई इट्स डैश ऑथर, ये जो किताब थी उसके लिए इट्स यूज हुआ है। किसके कैसा ऑथर था उनका? लिटिल नोन था, पहले पढ़ चुके ना कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। तो एनोनिमस था, गुमनाम था, नहीं गुमनाम तो नहीं था, हाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। क्लेडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, कंसील्ड ऑथर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फेमस ना हो, ठीक है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वैसे यहाँ पे जितने भी हैं सारे ही एडजेक्टिव हैं। क्लेडस्टाइन की वो स्पेलिंग याद रखना। तो यहाँ पे बाई इट्स ऑब्सक्योर ऑथर, टी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द लेडीज आई हैव बीन डैश टू इंस्ट्रक्ट इन पेंटिंग, और वो उन्होंने किताब एज अ गाइड बुक उन लेडीज के लिए लिखी थी जिन्होंने उनको बुलाया था पेंटिंग में इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। गार्ड साइड स्टडी इज accompanied by a series of strikingly abstract images unlike any produced previously by a writer or artist of any gender। कह रहे हैं कि गार्ड साइड की जो स्टडी थी उसमें इस तरीके की इमेजेस थी जो कि पहले किसी भी राइटर द्वारा नहीं बनाई गई थी, ना किसी आर्टिस्ट द्वारा पहले बनाया गया था। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड फॉर। उनको बुलाया गया था, है ना, कि वो पेंटिंग में इंस्ट्रक्ट करें। तो यहाँ पे कॉल्ड अपॉन का मतलब ही होता है बुलाना, ठीक है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हो सकता है। कॉल्ड आउट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या बाहर बुलाना, तो कोई मतलब नहीं है। कॉल्ड ऑफ का मतलब पता ही होगा, रद्द कर देना। कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या फिर किसी चीज की मांग करना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब ये है पैराजम्बल, एक ही स्लाइड में है, कर लो। लोग कहते हैं ना सर एक स्लाइड में लाइए, एक स्लाइड में लाइए। मुझे समझ नहीं आता आप लोग पेपर कैसे देते हो। जब बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे मेंस में तो वहां पर तो एक स्लाइड में नहीं आता होगा ना, तो अलग अलग आता होगा या फिर स्क्रॉल करना पड़ता होगा, तब कैसे करते हो? चलो ये ऑप्शन दिया है खुद से करो। अब ये पैराजम्बल देखो, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बिफोर द वॉर, कह रहा है कि वॉर से पहले about 138 ships pass through this choke point each day, carrying 1/5 of the global oil supply। कह रहा है कि इस चोक पॉइंट से, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिपें निकलती थी उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कह रहा है कि 138 जो शिप्स हैं उस चोक पॉइंट से हर दिन निकलते थे और वो दुनिया का 1/5 ग्लोबल ऑयल सप्लाई वहां से निकलता है। While some energy and everyday goods are still moving, कह रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ जो सामान है वो अभी भी वहां से निकलता है। दिस ड्रास्टिक रिडक्शन मीन्स डेली ट्रैफिक इज डाउन अबाउट 95%। कह रहा है कि ये इतनी तेजी से जो चीजें वहां पे गिरी हैं, मतलब वहां पे ट्रैफिक जो कम हुआ है वो लगभग 95% रोजाना का कम हो गया है। सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन ऑन 28 फरवरी, जब से ये जो वॉर है स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी से। Just under 100 ships have passed through the Strait of Hormuz since the start of March। कह रहा है कि जब से मार्च की शुरुआत हुई है तब से हर दिन 100 शिप्स के अंदर वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। डिस्पाइट पीरियाडिक अटैक ऑन शिपिंग इन द एरिया बाय इरानियन फोर्सेज। कह रहा है कि जो इरानियन फोर्सेज है लगातार उस एरिया में अटैक कर रही हैं उसके बावजूद भी। कंफर्मिंग दिस, कह रहा है कि इस चीज को कंफर्म करने के लिए डेटा प्रोवाइडेड बाय शिपिंग एनालिस्ट कैपलर शोज, जो डेटा प्रोवाइड किया गया है कैपलर जो कि एक शिपिंग एनालिस्ट है उनके द्वारा, एग्जैक्टली 99 वेसल पासिंग थ्रू द नैरो स्ट्रेट फॉर दिस मंथ। उनके डेटा के हिसाब से इस महीने सिर्फ 99 जो है वेसल्स उस नैरो स्ट्रेट से पास हुई है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुई है। एन एवरेज ऑफ जस्ट 5-6 वेसल अ डे। तो टोटल अब पर डे कितनी वहां से वेसल निकल रही है? 5 to 6 निकल रही है, वो पर डे का एवरेज ये हो गया है। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? क्या हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं कि वॉर स्टार्ट होने से पहले वहां पे 138 शिप्स निकलती थी, मगर अगर हम ये बात करेंगे पहले तो किस चीज से कंपेयर करेंगे? पहले तो ये बता सकते हैं ना
कि अब बहुत कम हो गई है, अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, फिर ये बोलेंगे भाई पहले वॉर स्टार्ट होने से पहले ये इतनी अच्छी स्थितियाँ थी। ठीक है, पहले हम अच्छी स्थिति की बात नहीं करेंगे, पहले हम खराब स्थिति की बात करेंगे, फिर कंपेयर करते हुए अच्छी स्थिति में आएंगे। तो ये तो नहीं होगा पहला सेंटेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एनर्जी जो है वो अभी भी मूव कर रही हैं, और 95 मतलब फिर भी ये लग रहा है कि बीच की बात है, ये स्टार्टिंग तो नहीं कर रहा है। सी पे आते हैं, कह रहा है कि 100 शिप्स जो हैं वो अब 100 शिप्स के अंदर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वहां से पास हो रही हैं जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, और लगातार जो ईरानियन फोर्सेस हैं वहां पर बॉम्बिंग कर रही हैं। ठीक है, सी से स्टार्ट कर सकते हैं वैसे। और कह रहा है इसी डेटा को कंफर्म करते हुए कैप्लर का जो एनालिस्ट है उन्होंने ये शो किया है कि अब इस महीने जो है सिर्फ 99 वेसल ही वहां से पास हुई हैं। तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां बता रहा था कि जो 100 के अंदर शिप गई हैं उसी डेटा को कैप्लर ने कंफर्म किया है और उन्होंने बताया कि हाँ 99 गई हैं, तो सी और डी हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहां पे बी में आओ, यहां पे बात कर रहा है कि 95% जो है उस ट्रैफिक में कमी आ गई है। कौन से ट्रैफिक में? क्योंकि अब पर डे सिर्फ 5-6 वेसल ही पर डे जा रहे हैं। तो एक तरीके से डी के बाद सी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे बता रहा है कि हाँ वेसल कम हो गई, मतलब जो नाव है वो कम हो गई है, और यहां पे ये बता रहा है कि हाँ 95% की गिरावट आई है। तो एक तरीके से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो सी डी बी, और उसके बाद लास्ट में ए तो आएगा ही कि वॉर से पहले वहां पे काफी सही हालात थे, डेली जो है वहां पे 138 शिप्स वहां से निकलती थी। तो सी डी बी ए हमारा आंसर होना चाहिए। सी बी डी ए नहीं, ए से नहीं, सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।